तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। तो इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था, तो आज हम उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बीएससी थर्ड ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पेपर फर्स्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस से रिलेटेड है। तो आज हम लोगों की स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार रहेगी कि हम लोग सबसे पहले हिंदी में जो क्वेश्चन है उसे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को उसी के साथ समझाता चलूँगा। तो समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं उसे हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा और उसी के साथ साथ जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता चलूँगा, क्योंकि मेरे पास भी केवल हिंदी में ही कंटेंट है और मैं इसे इंग्लिश में आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करता चलूँगा। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, तो आप लोग इसे देखिएगा और आप लोगों को अनुभव होगा कि आप लोगों का ज्ञान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस खतरनाक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, जो कि काफ़ी जहर कॉन्सेप्ट मैं आज आपको देने वाला हूँ और एग्जांपल्स के ये साथ होगा, तो आप लोग इसे पढ़िएगा। तो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिएगा, क्योंकि अब हमारी फ़्लाइट सीधा टेक ऑफ करने वाली है और ये अब सीधा लैंड करेगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड महान के सामुद्रिक शक्ति के सिद्धांत को समझाइए, या फिर एटी महान द्वारा प्रतिपादित सामुद्रिक शक्ति के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। यदि मैं इंग्लिश में करूं तो डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सी पावर एज प्रोपाउंडेड बाई एटी महान। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सी पावर से रिलेटेड पूछा गया है। तो समुद्री शक्ति के विकास में एटी महान का बहुत बड़ा हाथ है। एटी महान हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सी पावर। महान के विचारों पर ब्रिटेन का विशेष प्रभाव है। उनके अनुसार ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति सामुद्रिक यातायात के लिए आदर्श है। अकॉर्डिंग टू महान, Britain has located very strategic location. And guys, if you not know, I want to tell you that Britain is located in an island that is separate from Europe, and Britain is separated from France by English Channel, and that's why Britain is not attacked during any war that was fought. उनके अनुसार ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति और सामुद्रिक यातायात के लिए आदर्श है, इसलिए यह लघु आकार के बावजूद विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहा। महान के शब्दों में ब्रिटेन लहरों पर राज्य करता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू महान, ब्रिटेन लाइस इनटू द वेव्स ऑफ ओशियन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन समुद्र में ही पूरा स्थित है और वो किसी से लैंड लॉक्ड नहीं है। अब सामुद्रिक शक्ति के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सी पावर। सामुद्रिक शक्ति की महानता का आकलन न केवल 20वीं शताब्दी में ही वरना विगत अनेक शताब्दियों में किया जा रहा है। यूरोप में ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्ति नौसेना का वर्चस्व सर्वत्र अनुभव किया जाता है। विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करने हेतु आज किसी राष्ट्र के लिए अपनी सामुद्रिक शक्ति का विकास करना अनिवार्य हो गया है। मीन्स कि अब कोई भी अगर देश है तो उसे अपने सामुद्रिक शक्ति का विकास करना ही होगा, क्योंकि जो समुद्र पर राज करता है वही जो है विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाता है, क्योंकि जितना भी व्यापार होता है वो समुद्र के ही द्वारा होता है। तो एज यू नो दैट ट्रेड हैज़ बीन ऑकर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम थ्रू द सी रूट, एंड यू हैव ऑल्सो नो दैट a large amount of trade, and if you not know, I want to tell you that a large amount of trade of the whole world has been occurred through ocean. So sea power has played very important role. इसी शक्ति के बलबूते पर वह अपनी क्षमता और प्रतिष्ठों में वृद्धि करता है। अतः राष्ट्रीय प्रारब्ध की रचना में सामुद्रिक शक्ति एक विशिष्ट भूमिका है। वही जो मैंने आपको बताया। द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्व तथा इस युद्ध के दौरान जापान ने अपनी सैन्य शक्ति में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि करने के ब्रिटेन की स्ट्रेटजी प्रभुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने अपनी सी पावर को इतना खतरनाक तरीके से डेवलप कर लिया था कि अब वह ब्रिटेन को टक्कर देने के बराबर पे पहुँचा था। मीन्स जापान हैज़ डेवलप्ड इट्स नेवी इन सच ए वे दैट इट हैज़ रीच्ड जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द ब्रिटेन इन टर्म्स ऑफ नेवी पावर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन गए थे। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन एंड अमेरिका हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तथा ब्रिटेन नौसेना शक्ति की दृष्टि में द्वितीय श्रेणी में आ गया था। इन द फर्स्ट रैंक वॉज अमेरिका इन टर्म्स ऑफ नेवी पावर, एंड इन सेकेंड रैंक वॉज ग्रेट ब्रिटेन।
तो अमेरिका के महान का प्रथम ध्येय राष्ट्रों के भाग्य पर पड़ने वाले प्रभाव को निर्धारित करना था। एंड द फर्स्ट थिंग दैट एटी महान वॉज थिंकिंग ऑफ दैट यूएसए हैज़ डेवलप्ड so much powerful country and what it impact to other countries, it was the first thinking of एटी महान। और उनका द्वितीय ध्येय समुद्री युद्ध कर्म के अध्ययन में नौसैन्य स्ट्रेटजी में मौलिक तथा अचल सिद्धांत को प्राप्त करना था। और उनकी जो सेकेंड स्ट्रेटजी थी किसकी थी, आप लोग बताइए, एटी महान की थी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि नेवी पावर हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो एवरी कंट्री नीड टू डेवलप इट्स नेवी पावर। महान सामुद्रिक शक्ति पर नियंत्रण सुनिश्चित, मौलिक प्राकृतिक घटनाओं तथा नौसैनिक व्यापार जहाज़ों, बेड़ों, समुद्रिक आधारों से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर किया। वस्तुतः महान की महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखों में स्वरूप स्थापित है जिसमें उनके राष्ट्रीय नीति, नौसैन्य नीति, नौसैन्य स्ट्रेटजी और सामरिक के बारे में जो भी विचार विमर्श किया वो एक दूसरे से संबंध है। तो जो ज़रूरी होगा मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, और आप लोग वैसे हिंदी में सुनिए तो आप लोगों का भी काफ़ी प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि सुनने से भी काफ़ी चीज़ें दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं। महान सामुद्रिक शक्ति के दर्शन का विकास किया तथा नौसैन्य स्ट्रेटजी से संबंधित नवीन सिद्धांत की रचना की। वे नौसैन्य सामरिक के चतुर खिलाड़ी थे। उनका यह विचार था कि नौसैन्य स्ट्रेटजी एवं सामुद्रिक शक्ति का निर्धारण सुनिश्चित मौलिक प्राकृतिक घटना के सहारे किया जाता है, जबकि नौसैन्य सामरिक का संबंध वास्तविक संग्राम प्रारंभ हो जाने के बाद संकीर्णों से है। उनके अनुसार हथियारों में परिवर्तन के साथ साथ सामरिकी में भी परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु नौसैन्य स्ट्रेटजी के सिद्धांत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू एटी महान, ही थिंक्स दैट द चेंज इनटू द स्ट्रेटजी इनटू द सी पावर हैज़ बीन ऑकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट द मेन situation arises during the case of natural calamity, because when any natural disaster will occur, then it is the main exam of those navies, because at that time the navy played very important role in case of any natural disaster when occur। सामुद्रिक शक्ति के तत्व, अब हम कंपोनेंट्स ऑफ सी पावर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से महान ने सामुद्रिक शक्ति पर प्रभाव डालने वाले 6 सामुद्रिक तत्वों का वर्णन किया है। एटी महान है डिस्कस्ड 6 बेसिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सी पावर। पहला है जोग्राफिक लोकेशन, भौगोलिक अवस्थिति, क्योंकि यदि कोई देश ऐसी जोग्राफिक सिचुएशन में या फिर ऐसी जोग्राफिक लोकेशन में लोकेटेड रहेगा जहां पर कोई देश आक्रमण नहीं कर पाएगा, जैसे कि आप ग्रेट ब्रिटेन का एग्जांपल ले लीजिए। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों में काफ़ी अंतर है, लेकिन अभी हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी मैं आप लोगों को ये बताना उचित नहीं समझता। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ब्रिटेन बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पर लोकेटेड है और वहाँ पर कोई भी शत्रु का आक्रमण कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस से इंग्लिश चैनल के द्वारा सेपरेटेड है, तो उसकी भौगोलिक अवस्थिति काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे वही बताया गया है। महान के अनुसार 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन की तुलना उसके प्रतिद्वंद्वियों अर्थात फ्रांस और होलैंड से कर इस भौगोलिक तत्व का मूल्यांकन भली भांति किया जा सकता है। वही ब्रिटेन इन लोगों से काफ़ी दूर पर स्थित है और इनकी कनेक्टिविटी लैंड के द्वारा नहीं है बल्कि सी के द्वारा है। यद्यपि ब्रिटेन के द्वीप आंतरिक आधार पर ब्रिटेन जहाजी बेड़े का संकेंद्रण किया जा सकता है अपनी नौसैन्य अटलांटिक भूमध्य सागर तटीय रेखाओं की जगह। भूमध्य सागर ने विश्व के इतिहास में उसी प्रकार आकार के अन्य जल क्षेत्र की तुलना में वाणिज्यिक एवं सैन्य दृष्टि में महान भूमिका अदा की है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मेडिटेरेनियन सी जो है, जो कि एकदम यूरोप और अफ्रीका के बीचों बीच में स्थित है, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एरिया में। अब आते हैं भौगोलिक रचना, जोग्राफिक कंपोजिशन। जोग्राफिक कंपोजिशन के अंतर्गत ये बातें आती हैं जैसे कि बंदरगाह हो गया, क्योंकि अगर कोई ऐसा देश है जिसके आसपास में जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी बढ़िया हुआ है, जैसे कि वहाँ पे बंदरगाह बना हुआ है, सड़क बनी हुई है, तो पानी के आने जाने के लिए बढ़िया काफ़ी बड़े बड़े नहर टाइप में बनी हुई है, कैनाश टाइप में बने हुए हैं, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि जितना भी व्यापार होता है सी पोर्ट्स के द्वारा होता है। जब युद्ध होता है तो सी पोर्ट के द्वारा ही जहाज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो seaports have played very important role because as you know that a large amount of trade as well as during the war situation a large amount of the ships from one position to another position of the country has been moved and it
in talking about where it stands in near the seaports. So seaports of a country play very important role, and that's come under geographic composition. अब अगला आता है प्रादेशिक विस्तार, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो प्रादेशिक विस्तार के अंतर्गत यह बातें आती है कि जैसे कि कोई देश है, अगर वह विस्तार ऐसी जगह पर कर रहा है जहाँ की भौगोलिक स्थिति काफ़ी बढ़िया नहीं है, जैसे कि आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया का जो नॉर्थर्न रीजन है और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो जो है सेपरेटेड है किस रीजन से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। तो यदि अगर चाइना नेपाल पे आ जाता है, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश के जस्ट बीच में है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो वहाँ से कनेक्टिविटी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफ़ी मतलब पतला रास्ता है, सकरा रास्ता है, जो कि केवल लगभग 12-13 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि प्रादेशिक विस्तार इस तरीके से हो रहा है कि उसकी कनेक्टिविटी को फ्यूचर में अगर ब्रेक किया जा सके तो फिर यह उस देश के लिए काफ़ी बुरी बात होगी। जैसे कि इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा देश तो काफ़ी पावरफुल है, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे चाइना वाइना वाले। तो प्रादेशिक विस्तार इसके अंतर्गत यह भी बातें आती हैं, जैसे नदी अगर जैसे कोई देश प्रादेशिक विस्तार कर रहा है, वहाँ पे एकदम रेगिस्तान है, तो प्रादेशिक विस्तार करने का फ़ायदा ही क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे अगर जो लोग रहते हैं तो वो खाएंगे पिएंगे क्या। तो नदियों और नदी मुख्य द्वारा काट दिया जाता है यदि भूभाग का वृहद फैलाव इस प्रकार है, तो ऐसा क्षेत्र कमजोरी का घोतक होगा। वही चीज़, अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे नदी नाले नहीं हैं तो वहाँ पे लोग, मान लीजिए आपने कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे लोग रहेंगे कहाँ पर। जनसंख्या और संसाधनों की दृष्टि में अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में भूमि अपेक्षाकृत अधिक है। अमेरिका के दक्षिणी भाग में भूमि और जनसंख्या दोनों अधिक है। अब आता है चौथा पॉइंट, जनसंख्या का आकार और उसका चरित्र, साइज एंड कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसके बारे में यह मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई देश है, वहाँ की जनसंख्या की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनका कैरेक्टर भी बढ़िया है, जैसे कि वो लोग जो है खेती बढ़िया करते हैं, तो यदि वॉर की सिचुएशन आती है तो जैसे कि कोई देश उन पर बैन लगा देता है, जो पावरफुल कंट्रीज हैं उन पर बैन लगा देते हैं, तो वहाँ के जो पॉपुलेशन होंगे वही उस देश की रक्षा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रेड हो नहीं पाएगा। तो जो वो लोग अपने खेतों से डेवलप करेंगे, वही चीज़ उस देश के लोगों की मदद करेगी। तो यही चीज़ बताया गया है दैट इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री has a good character, that it has a very great capacity as well as efficiency, and also they have very great ability to develop certain types of crops that is useful for a country development. So it play a very important role, because during the war situation the trade will be stopped, and the crops that were grown by the population of that country will play a very important role, because the connectivity will get damaged. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर। और उसके बाद ये हम नेशनल कैरेक्टर, ये पाँचवा पॉइंट है, और छठवां पॉइंट आता है सरकार का चरित्र। तो मैं ये आप लोगों को एक ही पॉइंट में समझाता हूँ। यह सरकार का चरित्र, महान का यह विचार है कि सामुद्रिक शक्ति अर्जित करने के लिए सरकार में एक रूपता का होना परम आवश्यक है। उस दशा में सर्वाधिक देतीय 5 सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं, जबकि उस देश की सरकार बुद्धिमत्तापूर्ण और दृढ़तापूर्ण अपने राष्ट्रहित और कौशल को भली भांति पोषित और निर्देशित करे। उनके अनुसार जेम्स प्रभुत्व के शासनकाल में ब्रिटेन की नीति और निर्धारण औपनिवेशीकरण, व्यापार एवं नौसैन्य प्रभुत्व के दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेने और इसके निर्वाह करने, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि सरकार का चरित्र कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट है, तो अगर गवर्नमेंट का कैरेक्टर की यदि मैं बात करूँ, तो जैसे गवर्नमेंट को ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो कि उस पब्लिक के वेलफेयर के हिसाब से हो। पता लगा गवर्नमेंट ने कोई ऐसे डिसीजन ले लिए जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, तो ये तो गलत हुआ, तो ये पब्लिक को भी अफेक्ट करेगी और नेशनल कैरेक्टर को भी अफेक्ट करेगी। तो सरकार का चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो महान के अनुसार सामुद्रिक शक्ति के विकास के संदर्भ में सरकार की कार्य क्षमता मीन्स द इफिशियंसी ऑफ द गवर्नमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसकी चतुराई, हिज क्लीवरनेस, उनका संकल्प निर्धारण तत्व है। यही सरकार नौसेना का आकार, नौसैन्य प्रतिष्ठा की गुणवत्ता, युद्ध के दौरान नौसैन्य संगठन में तीव्र गति का विस्तार करने की क्षमता, संयन के दौरान व्यक्ति की स्पिरिट फल साधना को नियंत्रण करती है। समुद्र पर व्यावसायिक नियंत्रण के संदर्भ में इस सरकार की स्ट्रेटजी सिद्धांत प्रमाणित हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इंटरेस्ट।
because as you know that the navy of a country will depends upon its government also, since because the government has the power to transfer the fund from its GDP to the navy, because if there will be a transfer of large amount of fund to the navy, then there would be great opportunity for navy to be developed. So government play a very important role for the developments of a country military power. तो ये था हम लोगों का ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोगों ने इसे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल, जिसका मैंने लिंक दे दिया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर इससे रिलेटेड PDF मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायु शक्ति के सिद्धांत के विकास के प्रति ड्यूहेट का योगदान की विवेचना कीजिए। तो जो मैं आपको ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक है ड्यूहेट और एक है मिचेल। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में हम लोग कभी तुरंत करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि वायु शक्ति के सिद्धांत के विकास के प्रति ड्यूहेट का योगदान की विवेचना कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ द ड्यूहेट्स थ्योरी ऑफ एयर वारफेयर इन मॉडर्न एज। गाइस, आप लोग भी पानी वानी पी लीजिएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और पानी पीना काफ़ी लाभदायक होता है। तो इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं ड्यूहेट्स वाला, जो कि एयर वारफेयर से रिलेटेड है। ड्यूहेट एवं अन्य समकालीन विद्वानों ने वायु शक्ति के प्रयोग से संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन में स्मरणीय योगदान दिए हैं। ड्यूहेट्स हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एयर पावर ऑफ अ कंट्री। मौलिक सिद्धांत यही है कि वर्तमान में सर्वव्यापकता, गति एवं ऊंचाई जैसे लाभ धारण किए हुए हैं। सिंस यू नो दैट द एयर हैज़ स्प्रेड ऑल अराउंड अस, and talking about the land is only 2 dimension and air power is occur in 3 dimension, so it has more ability to handle any type of critical situation, and air has also more power and more capacity and more efficiency as compared to other means, जिसके कारण वह समझ सतही प्रतिष्ठानों और यंत्रों को, चाहे ये समुद्र तक के समीप हों या समुद्र तल पर ही क्यों ना हो, नष्ट करने में क्षमता रखता है। So air power has played very important role, and it has also efficiency to destroy that enemy vessels that is either located on a sea। यह वायुयान तुलनात्मक दृष्टि में स्वयं किसी भी प्रकार के जमीनी प्रतिकार से भी सुरक्षित है, and such type of aircrafts are also more secured as compared to that of located on land। So aircrafts are more secured as compared to land। यदि इस सिद्धांत की सत्यता को स्वीकार भी कर लिया जाए तो सैनिक प्रतिष्ठान के संदर्भ में वायु सेना की भूमिका की प्रधानता स्पष्ट और स्वाभाविक रूप से यथावत बनी रहेगी। वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया, जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें आप लोगों को मेन पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो आप लोग घुमा फिरा कर लिख सकते हो, लेकिन आपको मेन पॉइंट्स ही नहीं पता तो आप लोग वहाँ पर लिखोगे क्या। वायु शक्ति के अंतर्वर्ती क्षेत्र श्रेष्ठता के पक्षधरों ने प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद उसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वर मेजर मिलिट्री थिंकर्स दैट हैव रिटन अबाउट द इफिशियंसी ऑफ द एयर पावर्स। यद्यपि आज सैनिक विशेषज्ञों की दृष्टि में इन विद्वानों के लेखों का महत्व न के बराबर है, तथापि वायु श्रेष्ठता के सिद्धांत के बारे में पूर्ण रूप से पूर्व अनुमान लगाने में उनका योगदान है ही। प्रथम विश्व युद्ध में दो महानुभावों ने इस रूप में आगे बढ़ने में अपना योगदान दिया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिनमें से दो महानुभावों के नाम इस प्रकार हैं, इटली के ड्यूहेट तथा अमेरिका के मिचेल। ड्यूहेट ऑफ इटली एंड मिचेल ऑफ अमेरिका। तो इसे आप लोग जरूर याद करिएगा कि इटली के कौन है। इटली के हैं ड्यूहेट और मिचेल हैं अमेरिका के। ड्यूहेट ने व्यावसायिक सैनिक श्रेष्ठता के लिए विशिष्ट रूप से लेख लिखा है, जबकि मिचेल के प्रकाशित लेखों में मुख्य रूप से जनता को विश्वास में लेने का कार्य किया गया है। वायु शक्ति में प्रवर्तकों ने उस समय उन व्यक्ति की शक्ति प्राप्त की जिन्होंने इसका वास्तविक परीक्षण युद्ध में करके भी देखा है। तो मैंने आप लोगों को हिंदी में ही बता दिया है। तो हिंदी में बताने से अगर आप लोग सुनेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के दिमाग में वो बातें बैठती रह जाएंगी।
क्योंकि जो आप पूरे दिन में नहीं पढ़ सकते वो मैं आप लोगों को इस आधे घंटे के वीडियो में पूरा एकदम रटा सकता हूँ। तो आप समझ लीजिए किस लेवल का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ड्यूहेट का वायु शक्ति का सिद्धांत, अब हम इस पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूहेट ऑन एयर पावर। सन 1909 के दौरान ड्यूहेट का ध्यान वायु शक्ति की ओर गया। उन्होंने इसी समय इसके क्रांतिकारी महत्व का अनुमान लगा लिया। यद्यपि विश्व को उनके विचारों की सही जानकारी सन 1921 में प्रकाशित उनकी प्रथम पुस्तक से ही मिली। तो ड्यूहेट ने जब शुरू में एयर पावर का एक्सपेंशन हो रहा था तो ड्यूहेट ने तभी इसका अंदाज़ा लगा लिया था कि एयर पावर कितना भविष्य में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यद्यपि विश्व को उनके विचारों की सही जानकारी सन 1921 में उनकी प्रथम पुस्तक से मिली। लगभग 6 वर्ष के बाद इस पुस्तक का संशोधित संस्करण उपलब्ध कराया जा सका। तो इन्होंने अपनी पुस्तक 1921 में लिखी थी, लेकिन 6 वर्ष के बाद लोगों को इस पुस्तक के बारे में पता चला। ड्यूहेट ने अनेक सैनिकों और उड्डयन पक्षी पत्रिकाओं हेतु अपने लेख लिखते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुस्तक का अनुवादित रूप इटली से बाहर उपलब्ध कराया जा सका। सन 1932 में फ्रांस में, सन 1933 में अमेरिका में तथा सन 1935 में जर्मन में उनकी पुस्तक का पुनः प्रकाशन किया गया। मीन्स his book has played very important role, that his book has been published in different countries, and you know that his book consist of air powers। तो जो ड्यूहेट की बुक्स थी उसमें जो एयर पावर के बारे में उन्होंने बताया था उसे कई देशों ने पब्लिश कराया। सन 1942 में उनके प्रमुख सैनिक लेखों का अनुवाद समग्र रूप में किया गया। ड्यूहेट की वायु शक्ति का सिद्धांत निम्नलिखित धारणाओं पर आधारित है। सो ड्यूहेट्स एयर पावर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट इट डिस्कस्ड बिलो। पहला, वायुयान अतुलनीय क्षमता वाले आक्रमण का साधन है। तो आप लोग अब इस पॉइंट्स को जरूर बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही एग्जाम में पॉइंट्स लिखने के लिए काफ़ी हमें नंबर दिलाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि वायुयान अतुलनीय क्षमता वाले आक्रमण का साधन है जिसके विरुद्ध कोई प्रभावी रक्षा नजर नहीं आती। मीन्स एयरक्राफ्ट हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग वॉर एंड देयर इज नॉट एनी अदर वेपन्स दैट इज कंपेरेबल टू द एयर पावर और एयरक्राफ्ट। अब सेकंड पॉइंट, आबादी वाले केंद्रों पर बमबारी करके असैनिक मनोबल को नष्ट किया जा सकता है। मीन्स द मोरल ऑफ द आर्मी has been maintained to at low level by these air powers, because as you know that military is located on the land, and if any aircraft carrier which is just flying above their heads drops the bomb, then a very large amount of such soldiers will suffer damage due to air power. So it lowers the morale of the soldier because it has immense power as compared to the soldier. अब थर्ड पॉइंट, समुचित राष्ट्रीय रक्षा व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि युद्ध के समय हवाई कमान को विजय हासिल करने की स्थिति में ही रखा जाए। तो जैसा कि कारगिल में आप लोगों ने देखा था कि शुरू में तो हमारी मिलिट्री लड़ी थी, लेकिन लास्ट में जो एयरक्राफ्ट थे वो आए थे, जो कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर के अंतर्गत था। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि एयरक्राफ्ट को एकदम लास्ट में यूज़ किया जाना चाहिए था। कोई भी युद्ध हो, एयरक्राफ्ट को एकदम लास्ट में यूज़ किया जाए, सबसे पहले मिलिट्री को भेजा जाए। सो एयरक्राफ्ट कैन बी यूज्ड एट अ वेरी लास्ट मोमेंट ड्यूरिंग द वॉर। अब आता है अगला पॉइंट, शत्रु की वायुसेना का सामना प्रमुख रूप से वायु में ही संयत न करके प्राथमिक तौर पर उसके सतही प्रतिष्ठानों फैक्ट्रियों को नष्ट भ्रष्ट करके किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी स्थानों से सैनिक सामग्री की आपूर्ति होती है। तो इसमें यह बताया गया है कि द एनिमी शुड बी अटैक्ड एट अ लैंड लेवल इंडस्ट्रियलाइज्ड buildings, because as you know that there are a large number of buildings which is located in the land, and these are the buildings as well as these also consist of the supply lines. So if our enemy attacks us from the air power, so what we can do, we can make our air force to do attack on these supply lines, so that these supply lines would get damaged and the soldiers which are just fighting below, they are not able to get the supply, and due to this reason the morale of the enemy army will get damaged, as well as when this news will come to the enemy air power, then the morale of the enemy air power will also get damaged, and in that way the morale of the whole enemy will be at a low level and you will able to gain one step ahead to your enemy. यहाँ पे वही बताया गया है इस पूरे पेज में। अब आता है अगला,
ड्यूहेट के अनुसार युद्ध में रचना समूहों के द्वारा की जाती है, समूह के द्वारा की जाती है तथा समूह का निर्माण मध्यम अवस्था द्वारा किया जाता है। अतः वायुसेना को किसी भी प्रकार के विमान की आवश्यकता होगी जिसके औसत सेनाएं असैनिक वायुयानों के समान हों। सन 1927 के बाद असैनिक परिवहन वायुसेनाओं के प्रति ड्यूहेट की आस्था घटने लगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिखा तो बहुत एकदम राम कथा लिखी हुई है। अगर कोई बच्चा शुरू में इस प्रकार के बुक्स को लेकर आता है और वह पढ़ने बैठता है तो उसका दिमाग तो हैंग हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग कोई कंप्यूटर तो है नहीं जो सब चीज़ एब्जॉर्व करता चलेगा। तो यदि आप इसे बार बार पढ़ेंगे, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प पहुँचेगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, कम से कम आप 5 से 6 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को कहीं पर आके समझ में आना शुरू होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट में आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। अब इसके मूल्यांकन पर आते हैं। ड्यूहेट के लेखों में दूरगामी प्रभाव सुनिश्चित तौर पर पड़ता है। उन्होंने जो कुछ कहा वह उनके व्यक्तिगत अनुभव पर ही आधारित था। मीन्स द थिंग दैट ही हैज सेड विल वॉच डिपेंड ऑन हिट्स ओन एक्सपीरियंस। बाद में लेखकों ने उनके लेखों को समर्थन प्राप्त किया और उन्हें प्रामाणिकता भी दी, परंतु उनमें अधिकांश आशावादी और बिल्कुल गलत सिद्ध हुए। तो ये तो हो गया ड्यूहेट के बारे में। ड्यूहेट के बारे में पूरा यही था जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं जनरल मिचेल के सिद्धांत। मिचेल कहाँ के हैं आप लोग बताइए कमेंट में। मैंने आपको शुरू में बताया है। मिचेल हैं अमेरिका के। तो मिचेल की गतिविधियां ड्यूहेट के ही समकालीन थी और व्यापक थी, परंतु दोनों के स्वभाव में काफ़ी बड़ा अंतर पाया गया। मिचेल ने एक ऊंचे दर्जे के समीक्षक के रूप में ही लिखा और व्याख्यान भी दिया। उन्होंने कुछ समिति दौरे में शत्रु के आर्थिक और औद्योगिक ढांचे पर प्रहार करने में अपने अटूट विश्वास को प्रकट किया और असैनिक मनोबल तुलनात्मक भंगुरता को भी अपने विश्वास को प्रकट किया। तो जनरल मिचेल का जो सिद्धांत है वो परदार रक्षा का सिद्धांत है। परदार मीन्स पंखदार, पंखदार मीन्स फीदरी, फीदरी मीन्स हल्का, जो चीज़ काफ़ी हल्का हो। तो जनरल मिचेल का फीदरी सिद्धांत, इंग्लिश में बताऊं तो फीदरी थ्योरी ऑफ जनरल मिचेल। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इन ऑर्डर टू डैमेज योर इनिमी यू हैव टू अटैक द इनिमी बिल्डिंग्स एज वेल एज इनिमी सप्लाई लाइन, जो पहले मैंने आपको बताया। इनका भी वही यहाँ पर ये मानना है, क्योंकि इससे होगा ये कि जो दुश्मन देश का मनोबल है वो डाउन हो जाएगा। मोरल ऑफ द इनिमी आर्मी विल बी एट अ लो लेवल। मिचेल ने यह तर्क दिया कि भविष्य में केवल वायुसेना द्वारा बम गिराने की धमकी देने पर नगर को खाली कर दिया जाएगा तथा फैक्ट्रियों के सभी प्रकार के कार्य ठप हो जाएंगे। अतः युद्ध के अंतिम विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु की युद्ध करने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, अर्थात उनकी फैक्ट्री, संचार मार्गों, फॉर्म, ईंधन, पेट्रोल आपूर्ति केंद्रों तथा जनसंख्या केंद्रों आदि को। ऐसे वायुयान जो शत्रु देश के अंत स्थल में प्रवेश करके कार्रवाइयाँ कर रहे हों, निसंदेह बहुत कम समय में अपने ध्येय की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर मिचेल ने ये बताया हुआ है कि दैट यू हैव टू अटैक योर enemy supply lines as well as their petrol hubs, as well as you have to attack into that area of the enemy through the aircraft that is highly populated, because a large amount of damage to the enemy has been occurred by your attack, and you have also to attack into the factory of your enemy. मिचेल के अनुसार वायु शक्ति के माध्यम से सीधे प्राणभूत केंद्रों पर प्रहार किया जा सकता है तथा जिन्हें तटस्थ या नष्ट भी किया जा सकता है। इस प्रकार की शक्ति ने युद्ध करने की प्राचीन पद्धति पर पूर्ण रूप से एक नए रंग का लेप चढ़ा दिया। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि युद्ध क्षेत्र में शत्रु के मुख्य सेना वास्तव में एक मिथ्या लक्ष्य है, जबकि प्राणभूत केंद्र वास्तविक लक्ष्य होने चाहिए। इस प्रकार हवाई युद्ध से यह परिणाम होगा कि इसमें तात्कालिक निर्णय लिए जा सकेंगे। तो इसमें यह बताया गया है दैट इफ़ यू अटैक एंड इफ़ यू यूज़ योर एयर पावर, your aircrafts, and you will attack on that part of the enemy which is so densely populated, where factory are located, where a large infrastructure is located, then the damage to the enemy occur at a very high rate and his morale will become down. तो बार बार यहाँ पे वही बताया गया है। सन 1918 के बाद अपने प्राथमिक लेखों में मिचेल ने सतही सेनाओं के साथ सहयोग करने पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया है। तो मिचेल ने ये बताया हुआ है कि you have to focus to cooperate with your military, means your air power should cooperate with your military that is located on the ground,
परंतु समय बीतने के साथ साथ उसके मूल्यांकन में सतही सेनाओं का स्थान गौण हो गया तथा वायुयान की तकनीकी क्षमता के प्रति उनका विश्वास बढ़ता गया। सो एज द टाइम स्पेंड्स द पीपल्स बिलीफ into the ground military has been become less and they are shifted toward the air powers। उन्होंने शत्रु के सतही सेनाओं को नष्ट करने के लिए वायु शक्ति के प्रयोग को वरीयता दी, परंतु ड्यूहेट ने सतही सेनाओं को पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया। तो इन दोनों में ये डिफरेंस यह है कि ड्यूहेट ने लैंड सेनाओं को पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया, लेकिन वहीं पर मिचेल की बात की जाए तो उन्होंने वायु शक्ति के प्रयोग को वरीयता दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग जो ज़मीनी सेना है उसको एकदम निगलेक्ट कर दीजिए, उन्होंने ये कहा कि ज़मीनी सेना के साथ कोऑपरेट करते हुए आपकी जो एयर पावर है उसे आप यूज़ करिए। ये किसने कहा? ये मिचेल ने कहा। लेकिन जो ड्यूहेट थे उन्होंने सतही सेनाओं को एकदम अनदेखा ही कर दिया था। दोनों विचारकों के बीच यह अंतर वास्तविकता में राष्ट्रीय और भौगोलिक दृष्टिकोण से आंशिक प्रतिबिंब भी है। मिचेल के अनुसार इस बात पर प्रबल संभावनाएं हैं कि भावी युद्ध पुनः एक विशिष्ट वर्ग अर्थात वायुसेना द्वारा संचालित किए जाएं, जैसा कि मध्य युग में कवचित सूरवीरों द्वारा किया गया। उनकी राय में राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान संपूर्ण जनसंख्या को हटाया नहीं जाना चाहिए, वरना केवल उसी भाग को हटाया जाना चाहिए जहां मशीनों के प्रयोग में लाना हो। चूंकि मिचेल स्वयं एक हवाई चालक पायलट थे, इसलिए उनको ड्यूहेट की तुलना में सामरिक समस्याओं पर भरपूर अनुभव था। जो मिचेल थे अमेरिका के, वो एक एयरप्लेन के पायलट थे, तो उन्हें ड्यूहेट की तुलना में अधिक एक्सपीरियंस था। और उन्होंने एक्सपीरियंस में ये बताया कि आप लोगों को, मिचेल ने अपने एक्सपीरियंस में ये बताया कि आप लोगों को उन सैनिकों और उन जनसंख्या को हटाना चाहिए जहाँ पर आप मशीनों को लगा सके, जैसे कि मशीन गन हो गई या फिर टैंक्स हो गए। तो आप लोगों को उन्हीं पॉपुलेटेड एरिया को हटाना चाहिए जहाँ पर आप इन मशीनों को इस्टेब्लिश कर सको। उन्होंने सन 1918 में शत्रु की पंक्तियाँ के पीछे पैराशूट सैनिकों का प्रयोग करने संबंधित अपनी योजना को प्रस्तुत किया। तो जो मिचेल थे उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई कि आप लोग अपने पैराशूट सैनिकों का भी उपयोग कीजिए युद्ध में, जिसे आप पैराशूट या फिर आप एयर ड्रॉप कहते हैं, जो कि इंडिया और जब बांग्लादेश का 1971 का वॉर हुआ था तो वहाँ पे भी एयर ड्रॉप किया गया था पैराशूट के द्वारा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि मिचेल ने बताया है कि आप लोगों को एयर ड्रॉप भी कराना चाहिए पैराशूट के द्वारा। ड्यूहेट के समान उन्होंने बहुउद्देशीय वायुयानों की पैरवी नहीं की। ड्यूहेट ने तो केवल वायुयानों की ही प्रशंसा की थी, लेकिन जो मिचेल हैं उन्होंने वायुयान की प्रशंसा तो की ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आप लोगों को मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और आप लोगों को कुछ नई स्ट्रेटजी का यूज करना चाहिए, जैसे कि पैराशूट एयर ड्रॉप। क्योंकि मिचेल खुद एक पायलट थे अमेरिका में, तो उन्होंने यह चीज़ बताई। अब मूल्यांकन, वायुयान मूल्यांकन मीन्स इवोल्यूशन, इवोल्यूएट जैसे आप लोगों को मैथ में कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें इवोल्यूएट रहता है, तो इवोल्यूएट से आया है इवोल्यूएशन, मूल्यांकन। वायुयान की तकनीक विशेषताओं एवं उनके संकीर्णों के विवरण में संदर्भ में मिचेल ड्यूहेट की अपेक्षा अधिक दक्ष थे। मिचेल की जो स्ट्रेटजी थी वो काफ़ी बढ़िया थी। ड्यूहेट और मिचेल के विचारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर भौगोलिक दृष्टिकोण को लेकर ही है। द डिफरेंस बिटवीन ड्यूहेट एंड मिचेल वॉज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिक व्यू। ड्यूहेट ने अपने सिद्धांत का निर्माण वैश्विक संदर्भ में किया है। मिचेल महाद्वीप के बीच आर्कटिक हवाई मार्ग के प्रबलन के घोर पक्षधर थे, जो बाद में सर्वमान्य अभिरुचि का विषय बन गया। वे ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मार्ग में ट्रांस अटलांटिक मार्ग के महात्मन और उनके सैनिक उपयोग की सभ्यता के पक्षधर। प्रगति के क्षेत्र में ड्यूहेट की अपेक्षा मिचेल अधिक आशावादी थे। तो ये हुआ हमारा सेकंड आंसर एंड। तो काफ़ी लंबा ये आंसर था, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी दिया है, तो आप लोग इस एग्जाम्पल से समझिएगा और कंपेयर कीजिएगा। जैसे कि ड्यूहेट और मिचेल, जो क्वेश्चन आएगा वो दोनों में से एक आएगा, या तो ड्यूहेट करने के लिए आएगा या मिचेल करने के लिए आएगा, लेकिन इस दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और जो मैंने आप लोगों को एक समुद्र वाला कराया है, जो कि किसकी स्ट्रेटजी थी, अल्फ्रेड महान की, तो आप लोगों को वो वाला भी क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि समुद्र वाला एक हो गया और एक मैंने क्लाउज़विट्ज़ वाला करा दिया है और एक मैंने ड्यूहेट वाला करा दिया है और एक मिचेल वाला। तो मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग अब खतरनाक तरीके से इसका रिवीजन कीजिएगा और पेपर में इसे बढ़िया तरीके से लिखिएगा, ताकि आप लोगों का नंबर बढ़िया तरीके से आ सके।
और कोई दिक्कत हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी क्योंकि जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट हैं उनसे मेरी कनेक्टिविटी उतनी है नहीं, तो आप लोग आर्ट साइड वाले ग्रुप में भी इसको सेंड कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद।